आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस NCERT क्लास 6th से लेकर क्लास +2 की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पल्लव। तो क्वेश्चन नंबर 352 है, पल्लवों की राजधानी कौन थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, पल्लवों की सीमा कहाँ तक स्थित थी? पल्लवों की सीमा जो है कावेरी डेल्टा तक स्थित थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। सबसे प्रसिद्ध तो चालुक्य राजा था वो कौन था? वो पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासन किन दो नदियों के बीच में स्थित था? चालुक्य का जो शासन है वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में स्थित था। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो उसका उत्तर है ऐहोल। यह व्यापारिक केंद्र भी था, बाद में धार्मिक केंद्र बना। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताएं। इसका उत्तर है, पुलकेशिन द्वितीय के कवि रवि कीर्ति से उनके बारे में पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के कवि कौन थे? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय को राज्य उनके चाचा से मिला था। अगला प्रश्न है, पल्लव और चालुक्यों को किसने हराया था? इसका उत्तर है राष्ट्रकूट और चेरों ने। पल्लवों को राष्ट्रकूटों ने हराया था और चालुक्यों को चेरों ने हराया था। अगला प्रश्न है, हरिसेन के पिता किस पद पर काम करते थे? तो इसका उत्तर है महादंडनायक। हरिसेन भी पिता की तरह महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश बना। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन दंडनायक, कुमारमात्य, यह महत्वपूर्ण मंत्री से कहते हैं, संधि विग्रहिक, युद्ध और शांति विषय का मंत्री बनाया गया था। प्रशासन के मुख्य व्यक्ति का बोलबाला था। अगला प्रश्न है, नगर श्रेष्ठी उस समय किसे कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी कहा जाता था मुख्य बैंकर को, या शहर के व्यापारी को भी नगर श्रेष्ठी कहते थे। तो नगर श्रेष्ठी दो लोगों को कहा जाता था, एक मुख्य बैंकर, एक शहर के व्यापारी को। अगला प्रश्न है, सेना के काफिले का नेता कौन होता था? उसे कहते थे सारथवाह। अगला प्रश्न है, प्रथम कुलिक कौन था? इसका उत्तर है मुख्य शिल्पकार। अगला प्रश्न है, कायस्थ किसे कहते थे? कायस्थ लिपिक को कहते थे। अगला प्रश्न है, नए प्रकार की सेना में शामिल था, मतलब क्या क्या शामिल था? इसमें था हाथी सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना। सेना नायक को नियमित वेतन नहीं मिलता था, इसके बदले में भूमि दी जाती थी। भूमि से कर लिया जाता था, कर से घोड़ों और सेना की देखभाल की जाती थी। इस तरह के व्यक्ति सामंत होते थे। अगला टॉपिक है, दक्षिण राज्यों में सभाएं। प्रश्न है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाया जाता था? तो उसे कहते थे सभा। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा। अगला प्रश्न है, यह सभा उपसमितियों के रूप में कौन कौन से कार्य करती थी? मतलब ब्राह्मणों की जो सभा थी यह उपसमिति के रूप में कौन कौन से कार्य करती थी? इसका उत्तर ये सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करती थी। अगला प्रश्न है, जिस इलाके में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ कौन थे? इसका उत्तर है वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ पे कौन होते थे? उर नामक ग्राम सभा वहाँ पे थी। अगला प्रश्न है, व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। नगरम किसे कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को। अगला प्रश्न है, कालिदास के राज दरबार नाटक में किसका वर्णन है? राज दरबार नाटक किसने लिखा था? कालिदास ने। इसमें वर्णन है आम लोगों का। इसमें राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम में किसके प्रेम का वर्णन है? इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। साथ में गरीब मछुआरों के साथ कर्मचारियों के व्यवहार का वर्णन भी है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम में। अगला प्रश्न है, चाइना
कि फाशियान के अनुसार 1350 में भारत की क्या स्थिति थी। तो उसके अनुसार भारत में छुआछूत थी। फाशियान के अनुसार भारत में छुआछूत थी। अगर इन लोगों को शहर और बाजार आना होता था तो यह लकड़ी के डंडे पर चोट करके आते थे ताकि लोग आवाज़ सुनकर सतर्क हो जाएं। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति ने किसके ऊपर प्रशस्ति लिखी थी। तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर प्रशस्ति लिखी थी। तटीय बंगाल, असम, नेपाल, उत्तर पश्चिमी लोग समुद्रगुप्त को भेंट लाते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के 1700वें केंद्र थे। तो ये थे पाटलिपुत्र और उज्जैन। गुप्त शासकों के 1700 कौन कौन से केंद्र थे? पाटलिपुत्र और उज्जैन। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किस नदी के तट पर स्थित था? कांचीपुरम कावेरी नदी के तट पर स्थित था। ऐहोल किस नदी के किनारे स्थित था? ऐहोल कृष्णा और तुंगभद्रा के किनारे स्थित था। कृष्णा और तुंगभद्रा में कौन सी जगह स्थित थी? ऐहोल। हर्ष का शासन वर्ष कौन सा था? 1700 वर्ष। हर्ष का शासन कब शुरू हुआ था? 1400 वर्ष, सॉरी। तो लेसन 12 है, इमारती चित्र और किताबें। तो प्रश्न है, लौह स्तंभ कहाँ पर है? इसका उत्तर है मेहरौली, दिल्ली, कुतुब मीनार के पास। 1500 वर्ष में यह बना था। 7.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका 3 टन वजन है। चंद्र शासक या गुप्त साम्राज्य इससे संबंधित था। लौह स्तंभ से कौन संबंधित है? चंद्र शासक या गुप्त साम्राज्य। अगला प्रश्न है, स्तूप या टीला, धातु मंजूषा भी जिसे कहते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। ये क्वेश्चन मैंने एक बार फेस किया था, ठीक है। स्तूप, टीला, धातु मंजूषा भी जिसे कहते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है। स्तूप के चारों ओर जो घूमने के लिए एक पथ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? वेदिका। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम मंदिर में एंटर होते हैं, जैसे हम एंटर होते तो जो सीढ़ियों के चढ़ने के बाद जो गेट है उससे कहते हैं वेदिका। जो रेलिंग, रास्ते की रेलिंग, उसे वेदिका कहते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में आरंभिक मंदिर कब मिले थे? ये 1500 मिले थे, ईंट और पत्थर के। भीतर गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे मंदिर मिले थे 1500 में, ईंट और पत्थर के। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है जहाँ पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था? एकास्मिक मंदिर। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एकास्मिक मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, जिसको पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था। ऐहोल महाराष्ट्र में 1400 में फेमस मंदिर कौन सा है? तो ऐहोल में जो 1400 में बना मंदिर दुर्गा मंदिर है। अगला टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। 1800 में स्थापित तमिल महाकाव्य का नाम क्या था? तो शिल्पाधिकारम। ये भी पूछा जा सकता है कि शिल्पाधिकारम कौन सा महाकाव्य है? ये तमिल महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो ने। इलांगो ने किसकी रचना की थी? शिल्पाधिकारम की। अगला प्रश्न है, मतलब इस इलांगो के शिल्पाधिकारम में किसका वर्णन है? इसमें कोवलन और उसकी पत्नी कनगी और उसकी प्रेमिका माधवी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पांड्या राजा के दरबारी जिसने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया, उसका नाम क्या था? जौहरी। पांड्या राजा का दरबारी था जौहरी, जिसने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया जिसके कारण कोवलन को मृत्युदंड दे दिया गया। कनगी ने किस स्थान पर विनाश किया था? तो कनगी जो कोवलन की पत्नी थी कनगी, इससे गुस्सा होकर उसने जो है मदुरई का विनाश किया था। तमिल महाकाव्य जिसकी रचना 1400 में की गई थी उसका नाम क्या था? मणिमेखलई। तमिल महाकाव्य रचना 1400 में, नाम क्या था? मणिमेखलई। मणिमेखलई एक तमिल महाकाव्य था।
मणिमेखले की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी सत्यनार ने। इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री का वर्णन है। मणिमेखले की रचना सत्यनार ने की थी। इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री का वर्णन है। अगला टॉपिक है पुराण। और प्रश्न है, पुराण के अनुसार सबसे प्रमुख देवी देवता कौन थे? पुराणों में देवी देवता शिव, विष्णु, दुर्गा, पार्वती, 4 देवी देवता थे पुराणों के अनुसार। पुराण का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है पुराण का मतलब प्राचीन या पुराना। अगला प्रश्न है, क्या स्त्रियां और शूद्र को अनुमति थी पुराण सुनने की? इसका उत्तर है स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की तो अनुमति नहीं थी, पर वे पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां और शूद्र पुराण सुन सकते थे, लेकिन उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैंने खुद फेस किया। अगला प्रश्न है, महाभारत किनके बीच में लड़ा गया था? महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, तो सबको पता होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। महाभारत के युद्ध का क्या कारण था? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसका उत्तर है महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। इसका कारण था पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को ये पाना चाहते थे। महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे मेन कारण क्या था कि कौरव और पांडव जो है पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर को पाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है कि पुराणों व महाभारत को किसने लिखा था? पुराण और महाभारत किसने लिखे थे 1500 ईसा पूर्व? तो इसे ऋषि व्यास ने संकलित किया था। पुराण और महाभारत दोनों, पुराण भी और महाभारत की रचना किसने की थी? ऋषि व्यास द्वारा की गई थी। श्रीमद्भगवत गीता का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें महाभारत में ही मिलता है। राम जो है कौशल राजकुमार थे, उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था और लौटकर जब आए तो किस जगह वे बसे थे? कौशल की राजधानी थी अयोध्या। अगला प्रश्न है, रामायण के संस्कृत कवि कौन थे? रामायण के संस्कृत कवि थे वाल्मीकि। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण के कौन से कवि थे? हिंदी कवि थे, इंग्लिश कवि थे, उर्दू कवि थे? तो रामायण के संस्कृत कवि थे वाल्मीकि जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्तूप निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? स्तूप का निर्माण 2300 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, 2300 वर्ष पूर्व स्तूप निर्माण शुरू हुआ था। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में क्या है। 70, 80, 90% तक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के ऊपर स्पेशली फोकस करना है। ऑल इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं ये उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको 110% इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मैं खुद एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को 8-9 साल हो गए, और इसके अलावा मैंने मतलब स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों को मैं भी देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो, आप ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां, नई तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।